सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप 5 क्वेश्चंस देखे थे जो एमएसटीसीटी में पूछा हुआ था। इसमें भी हम 5 क्वेश्चंस ही देखेंगे जो एमएसटीसीटी में पूछा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको अच्छी तरह से एकदम फीलिंग आ जाएगी कि एमएसटीसीटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कैसे एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस को हम डील करें, क्रैक करें और सॉल्व करने में आसान पड़े। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इफ नॉट जॉइन येट, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अभी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो ज्वाइन इट फास्ट एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6 को, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 6th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब टू सर्टेन हाइट। एक कैपिलरी ट्यूब है हमारे पास और उसके अंदर वाटर राइज होता है कुछ हाइट तक, सच दैट द अपवर्ड फोर्स, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान देंगे, ये खास है ये वर्ड, सच दैट द अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय 63 into 10⁻⁴ न्यूटन। मतलब यहाँ पे न्यूटन बोला है, मतलब सरफेस टेंशन जो है वहां पर वो 63 into 10 जो अपवर्ड फोर्स है वहां पे वो 63 into 10⁻⁴ न्यूटन है। सो हम लिखेंगे एफ की वैल्यू हमको देके रखी हुई है 63 into 10⁻⁴ न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स अपवर्ड है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमें रेफरेंस में देके रखा है कि फोर्स अपवर्ड लग रहा है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे ही हमको बहुत कुछ पता चलने वाला है। उसके बाद फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर, मतलब ये सेंटेंस कंटिन्यूड है। द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज, मतलब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टी की वैल्यू आपको देके रखा हुआ है 7 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर। हमको टेंशन बताया हुआ है और उसके बाद वो बोलते हैं द इनर डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज नियरली। सो इनर डायमीटर कितना है उस कैपिलरी का, ये बात हमको बता के रखा हो, ये हमको बताना है। सो यहाँ पे हमें इनर डायमीटर मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन देता है, क्या आप सबको समझ में आ चुका है? इफ यस तो आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें सॉल्व करना है इनर डायमीटर के लिए और अगर हमें एफ अपवर्ड फोर्स दिया हुआ है, सो एक बात हमें पता अच्छी तरह से चल जाएगी कि एफ अपवर्ड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू टी इंटू 2πr। ये फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी थियरी में सिखाया हुआ है। ठीक है, थियरी वन शॉट है, नहीं देखा तो उसको देखकर आइए, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा एंड आपकी थियरी भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। फिर अब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टी इंटू 2πr वेयर टी इज टेंशन एंड 2πr इज द सर्कमफरेंस ऑफ दैट कैपिलरी। ठीक है, सो वाटर ड्रॉप है ना। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे हमको जो गिवन डेटा है उस बेसिस पे हम पुट करके सॉल्व कर देंगे। एक और बात सिंपलीफाई करूंगा, टी तो एज इट इज रह जाएगा, इस पाई को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, क्योंकि हम सबको पता है डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर जो होता है वो 2r होता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो हो जाएगा d, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है, तो F अपवर्ड इक्वल्स टू T पाई इंटू D। अब F अपवर्ड कितना है? F अपवर्ड मतलब फोर्स आपको देके रखा हुआ है 63 into 10⁻⁴ इक्वल्स टू T की वैल्यू आपको देके रखी हुई है 7 into 10⁻² इंटू हमें पता है पाई की वैल्यू हम 3.14 भी ले सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, जिसका मतलब है ये d से ये d कैंसिल हो जाएगा। 22 into 10⁻², ये इधर आके मल्टीप्लाई बाय है, क्योंकि 22 into 10⁻² उधर मल्टीप्लाइड में इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो 22 into 10⁻² डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और फिर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी एंड इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44 होता है, फिर 66 चला जाता है, 2 पॉइंट। इसके बाद आई नियर द थिंक कि 8 के आसपास, क्योंकि हमारे 140 के आसपास कुछ बचता है जो कि 8 के आसपास आएगा इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² आएगा जो कि ये डायमीटर है। तो d इक्वल्स टू अगर हम नियरली चेक करेंगे अपने ऑप्शन से, सो 10⁻² इंटू 2.8 मतलब 3 के आसपास आ गया है, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लगानी थी आप लोगों को और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एकदम हलवा सवाल पूछा हुआ था,
फ्लूइड मैकेनिक्स का ये सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट था जो कि सॉल्व करने के लिए बहुत इजी एमएस सोसाइटी में पड़ता। आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये क्वेश्चन 7 में क्या बोला हुआ है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन और इसके इतने ऐसे अजीब टाइप के ऑप्शंस, तो देख के ही लगता है कि यार नहीं रहने दे, ये नहीं करेंगे, ये ऑप्शन क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा होगा। सो मैं एक बात बोलूंगा, पहले आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई कीजिए एक बार, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट लेता हूं, मतलब 1 मिनट नहीं, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कंसीडर करता हूं कि स्टॉप करके पॉज करके सॉल्व किया आंसर को। देखिए आंसर क्या आता है, एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। व्हेन अ कैपिलरी इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, जब कैपिलरी, अगेन कैपिलरी का एक कांसेप्ट है, तो कैपिलरी अगर डिप्ड किया गया है वाटर के अंदर, राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी इज h, तब राइज ऑफ वाटर जो हो रहा है, मतलब अगर कंसीडर ये अगर कैपिलरी ट्यूब है हमारी और इसके अंदर हम क्या करें, वाटर डिप करते हैं, तो राइज ऑफ वाटर कैपिलरी ट्यूब वो कुछ हाइट h तक हो रहा है। ठीक है, सो हमें पहले वाले कैपिलरी का हाइट बोल के रखा हुआ h। उसके बाद बोलता है द एंगल ऑफ कांटेक्ट तब जो हो रहा है कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो कितना है, 0 है, मतलब थीटा की वैल्यू आपको देखिए रखी है 0 डिग्री। इसके बाद now the tube is depressed so that its length above the water surface is h/2। अब क्या किया है, यही कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा और डिप्रेस्ड किया गया है, मतलब इसके अंदर वाटर जो है इसको डिप्रेस, मतलब अब क्या पता कुछ भी हो, शायद तक उस पर कोई प्रेशर लगा दिया हो, तो प्रेशर लगाने की वजह से या फिर इसमें समथिंग ऐसी कुछ चीज डाल दी है जिसकी वजह से उसका राइज लेवल बढ़ गया है। सो वहां पे वो बोलते हैं तब उसकी हाइट जो होती है वो h/2 हो जाती है, मतलब शुरुआत में जितनी भी हाइट थी, फॉर सपोज दैट ये हाइट हमारी h है, h डैश है, मतलब शुरुआत में h थी, वो हाफ हो जा रही है, मतलब h/2 हो जा रही है। शुरुआत में अगर हम हाइट h डैश ऐसा कंसीडर करेंगे तो लास्ट में हाइट हो जाती है h डैश इज इक्वल टू h/2, मतलब उसका हाफ हो जा रहा है। नाउ द न्यू अपरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, तो अभी जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है जब हाइट h/2 हो जाती है तब न्यू अपरेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, ये हमको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस अगर फॉर्मूला याद है तो फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं फॉर्मूला बताऊंगा, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो gr, सिंपल। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाने वाला, मतलब कि ये थीटा एंड ये हाइट h, इसको कंपेयर कर लेना है। सो h हम देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है cos थीटा से, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सो h1 अपॉन h2 का रेशियो ले लेंगे, क्योंकि हमें एक बोला हुआ है पहली वाली कंडीशन में हाइट h है, दूसरी वाली कंडीशन में हाइट h/2 हो जाती है। सो हम h1 अपॉन h2 का रेशियो लेंगे तो वो हमें मिलेगा cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2। एंड देयरफॉर अगर हमें यहाँ पे हमको हाइट दे के रखी हुई है, दैट इज शुरुआत में हमको हाइट h कंसीडर करना है, तब हमारी थीटा का वैल्यू जो है वो 0 है, और जब हमने हाइट h/2 की है तब हमको हाइट मतलब cos थीटा की वैल्यू हमको तब बतानी है, मतलब cos थीटा 2 फाइंड करना है। अब हम h1 की जगह पर h डाल देंगे, h2 की जगह पर h/2 डाल देंगे, लेकिन हमें पता है अगर मैं डिनोमिनेटर में डालूंगा तो वापस न्यूमिनेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू हमारी जो है वो कितनी है, 0 है शुरुआत में जब हाइट h1 थी तब, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पे दिया भी है अगर नहीं पता है तो, लेकिन एग्जैक्टली आप सबको पता है। एंड cos थीटा 2, मतलब ये जो है ये cos ऑफ थीटा डैश हमें ये फाइंड करना है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h से h कैंसिल हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो cos 0 की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cos थीटा डैश इंटू 2 विल बी इक्वल टू 1, एंड ये cos थीटा डैश जो है ये 1/2 मीन 0.5 हो जाएगा, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, सॉरी थीटा डैश इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.5, क्योंकि 1/2 मतलब 0.5, एंड यहाँ ऑप्शन हमारा जो मैच करता है इससे वो ऑप्शन नंबर सी है। एंड एकदम सिंपल सवाल है, अगर मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड्स लगेगा, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होगा, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 बाय cos थीटा 2, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे विदिन, देखते देखते तुम क्वेश्चन को ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, विदिन देखते आप सॉल्व कर लेंगे विदिन सेकंड्स, विदिन 10 टू 15 सेकंड के अंदर सवाल एकदम आपको हलवा बनने वाला है। 30 सेकंड अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो। हाँ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। सामने नेक्स्ट सवाल है वो है कैपिलरी ट्यूब का, अगेन विथ थोड़ा और अलग कंसेप्ट से।
इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर, वाटर के अंदर फिर से इमर्स कर रहे हैं, राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी इज h1। सो हाइट जो उसका होता है, राइज होता है कैपिलरी ट्यूब का, वो हाइट h1 चला जाता है। व्हेन द होल अरेंजमेंट इज टेकन इनटू डेप्थ d, अब क्या कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो एक डेप्थ d के अंदर जाके जब काम किया जा रहा है उसके ऊपर, इन अ माइन द वाटर लेवल राइजेस टू हाइट h2, वाटर लेवल जो राइज हो रहा है वो h2 हो जा रहा है। पहले में h1 जा रहा है जब कुछ हाइट पे लेके गए, जब डेप्थ के अंदर लेके जा रहे हैं तब हमारा हाइट जो है वो h2 तक चला जा रहा है। सो हमें पूछा हुआ है रेशियो h1/h2 क्या होगा। सो यहां अगर हम देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट सेम हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ी सी बात चेंज हो जा रही है। हमें यहाँ पे h का फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, तो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे cos थीटा या टेंशन से कंपेयर नहीं करना है, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, क्योंकि अगर अब अगर वो हाइट पे जा रहा है या डेप्थ पे जा रहा है तो असर पड़ने वाला ग्रेविटी पे है। सो इस बार अगर हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो हाइट h के लिए h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। अब यहाँ पे बोलेंगे कि अगर h1/h2 का रेशियो लेना है, सो हाइट h1 जब है तब हमारा ग्रेविटी कितना कंसीडर होगा, तब हमारी ग्रेविटी वहां पे g रहेगी। एंड जब हम हाइट h2 कंसीडर करेंगे तब जो हमारी ग्रेविटी है वो एट डेप्थ काम कर रही है। सो h1/h2 का रेशियो जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब h1 इज इक्वल्स टू 1/g एंड h2 इज इक्वल्स टू 1 ग्रेविटी एट डेप्थ d। करेक्ट है। सो h1/h2 का जो रेशियो होगा वो इनवर्सली हो जाएगा, देयरफॉर gd/g का रेशियो बनेगा हमारा। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है ग्रेविटी h1/h2 का रेशियो, और अगर हम देखेंगे इस gd का मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, दैट इज h1/h2 इक्वल्स टू कुछ डेप्थ पे है। तो हमने ग्रेविटेशन लेसन के अंदर 11th का चैप्टर है उसमें हमने थोड़ा बहुत देखा है कि ग्रेविटी एट डेप्थ d कितनी होती है, 1 - d/r होती है ग्रेविटी एट डेप्थ d। सो देयरफॉर इसका रेशियो जो होगा वो 1 - d/r हो जाएगा। एंड आई एम सेइंग ये ऑप्शन हमारा डी मैच करा रहा है। क्या बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? सिंपल है, आई थिंक कि बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें लगाना था एंड डायरेक्ट। सो क्वेश्चन 9 जो है वो वर्क डन से रिलेटेड सवाल पूछा हुआ है। आपको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, पॉज करेंगे वीडियो को, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे है। सो स्टार्ट करता हूं। द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस r इज w। वर्क डन जो है वो एक सोप बबल को ब्लो करने के लिए वर्क डन जो हो रहा है वो w का है। मतलब जब हमारा वर्क डन क्या है, w है, और हमारा रेडियस जो है वो हमको r देके रखा हुआ है, ठीक है, इनिशियली देके रखा हुआ है, इसलिए इस गिवन डेटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। उसके बाद वो बोलते हैं वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस 2r। सो वर्क डन जो है वो कितना होने वाला है जब हमारा रेडियस जो है वो कब कितना हो जाएगा, जब 2r होने वाला है, मतलब इनिशियली का डबल होने वाला है, तब हमारा वर्क डन कितना होगा। सो बेसिकली हमें फॉर्मूला पहली बात पता होना चाहिए कि वर्क डन करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, अब बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला है इसका, लेकिन मैं डायरेक्ट फार्मूला से पहले T × dA लिखूंगा क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो इसमें है। अब अगर हम देखेंगे रेडियस के टर्म्स में है, सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब एक और बात, यहीं पे हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि सोप बबल है, करेक्ट है। सो 2t इंटू रेडियस, एरिया क्या होने वाला है, 4πr² होने वाला है, करेक्ट। सो यहां पे हम देखेंगे तो फार्मूला बनते दिखाई देने वाला है, 4 × 2 इज 8 × t × πr²। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूले के बेसिस पे वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। सो अगर वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² से, तो सिंपली हमको रेशियो ले लेना है वर्क डन w डैश, ठीक है। तो शुरुआत में हम वर्क डन जो बोल रहे हैं वो w डैश बोल रहे हैं, अपॉन w विल बी इक्वल्स टू r का स्क्वायर, वो डैश होने वाला है, डिवाइडेड बाय, ऐसे करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई के तरीके से लिखेंगे, r अपॉन r डैश अपॉन r का होल ब्रैकेट स्क्वायर होने वाला है। शुरुआत में हमारा जो रेडियस है वो 2 टाइम्स ऑफ r है, एंड बाद में हमारा रेडियस जो है वो r बोला हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे। दैट मींस ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा। सो w डैश जो मिलने वाला है वो 2 का स्क्वायर 4, और ये डिनोमिनेटर में इधर आके न्यूमरेटर में हो जाएगा। दैट मींस वर्क डैश इज इक्वल टू 4w, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्या आप सबको इसका आंसर आया? सिंपल है,
एकदम हलवा सवाल है एमएसटी सीटी 2020 का। एंड इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमएसटी सीटी के अंदर देखने को मिलता है। सो आई थिंक ये बहुत इजी सवाल आ रहे हैं। अब यही लेवल है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर सही से पढ़ाई मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आपको सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इस लेसन की। क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे है हम, सॉरी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे है हम। और वो क्या है कि वो क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। सो पहले आप खुद ट्राई करेंगे, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को समझाने के लिए। पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। तो कंसीडर की सॉल्व किया है, स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 10 बोलता है ड्यू टू सरफेस टेंशन द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्मॉलर ड्रॉप इज 9 यूनिट्स। एक्सेस प्रेशर की वजह से जो स्मॉलर ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर जो है वो कितना है, 9 यूनिट्स का है। मतलब मैं यहां पे लिखूंगा पी नॉट P1 माइनस P नॉट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स है। किसके अंदर, स्मॉलर ड्रॉप के अंदर, करेक्ट। तो स्मॉलर ड्रॉप के अंदर इतना हमको एक्सेस प्रेशर के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद में इसको अब थोड़ा संभाल के रख लेता हूं, इसका यूज मुझे आगे पढ़ने वाला है। इसके बाद वो बोलते हैं इफ 27 स्मॉलर ड्रॉप्स कंबाइन, जब हम ऐसे 27 ड्रॉप्स को कंबाइन करते हैं देन द एक्सेस प्रेशर इनसाइड बिगर ड्रॉप इज, तो हमें बताना है एक्सेस प्रेशर बिगर ड्रॉप में कितना होने वाला है। क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझेंगे कि क्या बात बोला हुआ है इसके अंदर। जब 27 स्मॉलर ड्रॉप्स मिलते हैं ना, जब 27 स्मॉलर ड्रॉप्स मिलेंगे, मतलब कंसीडर ये रहा हमारा स्मॉलर ड्रॉप 27 है, जब ऐसे स्मॉलर ड्रॉप्स ऐसे छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स मिलेंगे तो एक बिगर ड्रॉप बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे ये जो स्मॉलर ड्रॉप्स है इनका रेडियस r है और ये जो बिगर ड्रॉप्स है इनका रेडियस कैपिटल R है। ये स्मॉलर ड्रॉप्स बनने के लिए n ड्रॉप्स जितने थे, मतलब 27 जितने स्मॉल ड्रॉप्स थे उन सबको जब मिलाया गया तब जाके एक बिगर ड्रॉप बना, ठीक है। सो हमें एक चीज समझ में आ रही है, r की वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, स्मॉल n इंटू कैप स्मॉल r। सो अब हमें पता है कि ये इनका क्यूब होता है, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूले के अंदर सीखा है कि r क्यूब कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब, ठीक है। क्योंकि बिगर से स्मॉलर ड्रॉप्स की तरफ वो बढ़ रहा है, इसलिए हमने कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे हमको एक और बात पता है कि अगर ये कितना है स्मॉल ड्रॉप्स, कितने स्मॉल ड्रॉप्स बने जब 27 स्मॉल ड्रॉप्स तैयार हुए, सॉरी ये तो हमको n की वैल्यू मिलेगी ना, जब 27 स्मॉल ड्रॉप्स तैयार हुए तब जाके हमें कैपिटल R क्यूब मिला। सो यहाँ पे अगर हम सिर्फ R क्यूब की वैल्यू बात करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू ये क्यूब है तो इसका 1/3 पार्ट हो जाएगा। अब आप ही बताइए 27 का क्यूब रूट क्या होता है, इट इज 3। सो कैपिटल R इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। सिंपल। अगर ये बात पता चल चुकी है सो हमें अब यहाँ पे वैल्यूज में पुट करना है। ऑलरेडी हमें एक्सेस प्रेशर स्मॉलर ड्रॉप का ये दिया हुआ है। अब आप लोग खुद बताइए एक्सेस प्रेशर फॉर बिगर ड्रॉप कितना होने वाला है, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू 2T अपॉन R बनेगा, ठीक है। और अगर ये कैपिटल है तो सॉरी प्रेशर जो है वो बिगर ड्रॉप के लिए फाइंड करें तो P नॉट इज इक्वल टू 2T अपॉन कैपिटल R है, ये बिगर ड्रॉप के लिए बनेगा। स्मॉलर ड्रॉप के लिए क्या है, P नॉट विल बी इक्वल टू 2T अपॉन स्मॉल r बनने वाला है, करेक्ट है। एंड हमें इसकी वैल्यू पता है ये कितनी है, 9 यूनिट्स है। सो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रेशियो लेकर। सो स्मॉलर ड्रॉप का हम रेशियो लेंगे टू बिगर ड्रॉप, क्या मिलने वाला, स्मॉलर ड्रॉप बाय बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 2T अपॉन स्मॉल r होल डिवाइडेड बाय 2T अपॉन कैपिटल R। ये 2T से 2T कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचने वाला है R डिवाइडेड बाय स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट्स मिली हुई है। एंड कैपिटल, पहले एक काम करते हैं, ये R एज इट इज ही रखते हैं। कैपिटल R की वैल्यू हमको क्या मिली हुई है, 3R मिली हुई है, तो 3R पुट करेंगे। एंड एक्सेस प्रेशर 9 यूनिट्स है तो ये R से R तो कैंसिल हो जाएगा, बट एक्सेस प्रेशर P नॉट माइनस P कितना है, 9 यूनिट है, तो यहाँ पे मैं 9 अपॉन इस 3 को एज इट इज रखूंगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो अगर हम स्मॉल ड्रॉप बाय बिगर ड्रॉप का रेशियो लेंगे तो वो 3 मिलने वाला है। दैट इज हमारा जो आंसर है, एक्सेस प्रेशर जो बिगर ड्रॉप में मिलने वाला है वो 3 यूनिट्स होने वाला है। एंड इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करा है। बस आप ट्राई करेंगे कि स्टेप को ध्यान से देखें, नहीं समझ में आया तो वापस से पीछे जाके एक बार ट्राई कीजिए, समझिए। क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करने से इजी लगने लगेगा। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो समझाई वो समझ में आई होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके वापस देखिए, समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।